नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आज मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के उत्तर जो आपने मेरे वीडियोस पर कमेंट करके मुझसे पूछे हैं। तो शुरू करते हैं, लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है अजय कुमार ने। अजय का कहना है कि उन्होंने एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड अग्रेसिव प्लान में एक 1500 रुपये महीने की एसआईपी की हुई है। 20 साल का उनका लक्ष्य है। तो जानना चाहते हैं कि ये डिसीजन कैसा रहेगा। तो अच्छा डिसीजन है। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड अग्रेसिव प्लान बेसिकली एक प्योर इक्विटी फंड है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। और इसे आप एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह मान सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम जो है ये किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकती है। एक रिटायरमेंट फंड है, यानी कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, इसलिए यहाँ पर 5 साल का लॉक इन है। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी अगर देखा जाए तो ये एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह काम करता है। और रिटायरमेंट इसके नाम में लगा हुआ है, तो यानी कि एक इमोशनली जो इन्वेस्टर होता है इस तरह की स्कीम्स में लॉन्ग टर्म के लिए बना रहता है, वो इसका एक बेनिफिट हो जाता है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर एसआईपी करते रहिए, आपके रिटायरमेंट के लक्ष्य के लिए ये एक अच्छी स्कीम साबित हो सकती है। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है विक्रम प्रभु ने। विक्रम का कहना है कि उन्होंने कैनरा रूबिको इक्विटी ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया है और साथ ही नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जानना चाहते हैं कि 2 लार्ज कैप फंड उनके पोर्टफोलियो में हैं, तो ये कैसा रहेगा। देखिए विक्रम, आपने जो दोनों स्कीम ली हैं उसमें से कैनरा रूबिको इक्विटी ब्लू चिप फंड एक एक्टिवली मैनेज फंड है, और जबकि नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक इंडेक्स फंड है, यानी कि ये पैसिव फंड है। अब दोनों में अंतर यह है कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो निफ्टी 50 इंडेक्स के जो 50 स्टॉक्स हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि एक इंडेक्स फंड अपने इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। लेकिन जहां तक कैनरा रूबिको इक्विटी ब्लू चिप फंड का सवाल है, ये स्कीम्स टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में, यानी कि टॉप 100 कंपनीज में से सिलेक्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती है। तो यहां पे दोनों में थोड़ा अंतर रहेगा। कुछ स्टॉक्स डेफिनेटली, क्योंकि जो निफ्टी 50 है वो भी यहां पर हो सकते हैं, उनमें से कुछ स्टॉक्स यहां पर हो सकते हैं, लेकिन उनके अलावा भी जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स हैं वो भी यहां पर हो सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड है कैनरा रूबिको इक्विटी ब्लू चिप फंड, तो यहां पर जो इक्विटी स्टॉक्स का वेटेज है वो भी निफ्टी 50 के मुकाबले अलग हो सकता है। तो आप इन दोनों स्कीम्स में बने रह सकते हैं, ये आपके लिए शायद सुटेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है राजीव तोमर ने। इनका कहना है कि इनकी उम्र 37 साल है, घर में 3 मेंबर हैं और इनका कंपनी प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है 3 लाख का। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी लेना चाहिए या फिर ये काफ़ी रहेगा। पहली बात तो यह है कि यदि फैमिली में 3 फैमिली मेंबर्स हैं तो मेरे हिसाब से 3 लाख का कवर सफिशिएंट नहीं है। तो उस हिसाब से भी आपको इसे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा, अक्सर जैसे हम कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपने जॉब चेंज किया, उस केस में हो सकता है कि दूसरी कंपनी जो है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करे या ना करे। तो यदि वो भी ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं तो उस हिसाब से भी आपको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन यदि आपका जॉब ऐसा है कि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म तक सर्विस देते रहेंगे, तो उस केस में फिर ये वाला जो दूसरा मैंने रीजन बताया वो शायद आप पर लागू नहीं होगा। लेकिन किसी भी केस में एक तो आपका कवर बढ़ना चाहिए। तो आप कम से कम यदि ये सोचें कि 3 लाख का कवर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप एक सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं। सुपर टॉपअप प्लान में ये होता है कि एक मिनिमम अमाउंट का डिडक्टिबल होता है, यानी कि इस अमाउंट तक का यदि क्लेम आएगा तो वो सुपर टॉपअप से आप नहीं ले सकते, लेकिन उस अमाउंट के ऊपर जो भी क्लेम होगा वो आप सुपर टॉपअप प्लान से ले सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहली बात तो 3 लाख के बजाय आप इसको 5 लाख कर लीजिए, तो आपका जो बेसिक कवर है वो 5 लाख तो होना चाहिए। और साथ ही उसके बाद आप एक अच्छे अमाउंट के साथ 25 लाख 50 लाख का सुपर टॉपअप प्लान भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति का
यदि पूरी फैमिली की हम बात करें, फैमिली फ्लोटर प्लान की बात करें, तो एक जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है वो एडिक्वेट सम इंश्योर्ड के साथ होना चाहिए, ताकि यदि कभी ज़रूरत पड़ती है तो अमाउंट बहुत कम ना रह जाए। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है मयंक सिंह ने। इनका कहना है कि एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में एसआईपी करना कैसा रहेगा। पहली बात तो मैं बता दूं कि एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड फंड है। ये इक्विटी और डेट के बीच जो एसेट एलोकेशन है उसे डायनेमिकली मैनेज करता है, और ये एक नई स्कीम है तो इसका बहुत पुराना कोई इतिहास नहीं है। तो मेरे हिसाब से पहली बात तो यदि आपको हाइब्रिड कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास बेहतर चॉइसेस हैं, और दूसरी बात यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करना चाह रहे हैं तो एक हाइब्रिड फंड में करने की बजाय यदि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड में एसआईपी करेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। यदि आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान रखते हुए आप एसआईपी करते हैं, आपका नजरिया 5 साल या उससे अधिक का है, तो ऐसे में एक फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है सचिन घुमरे ने। सचिन का कहना यह है कि यदि वो अपनी इनकम में से 1 लाख रुपए एचयूएफ को ट्रांसफर कर दें तो क्या उन्हें इस पर कोई टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। सचिन, मैं को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपका यदि कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि एचयूएफ अकाउंट है और उसमें आप अपने पास से पैसे ट्रांसफर करेंगे तो उससे कोई बेनिफिट मिलेगा। एचयूएफ में बेसिकली जो आपकी फैमिली इनकम है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आपने अकाउंट खोला, यानी कि उसमें आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसमें आई, वो उस पैसे से आपने कोई बिजनेस किया, उसमें जो इनकम थी उस इनकम को आप सेपरेटली अकाउंट कर सकते हैं, उसको अलग से आप उसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और वो इनकम जो है आपकी पर्सनल इनकम के साथ क्लब नहीं होती, ये आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनल इनकम से एचयूएफ में ट्रांसफर करेंगे और फिर आपको कोई टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए एचयूएफ में बेसिकली वो इनकम होनी चाहिए जो बाहर से एचयूएफ को मिल रही हो, ताकि उस इनकम को आप अलग से ट्रीट कर सकें। वो इनकम आपकी इनकम में जुड़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी और टैक्स बढ़ेगा। लेकिन यदि वो इनकम एचयूएफ में आ रही है तो वो एचयूएफ क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी है तो वो इनकम एचयूएफ की इनकम मानी जाती है, इसलिए उस पर टैक्स की लायबिलिटी आप पर नहीं आती है। तो ये मकसद होता है बेसिकली एचयूएफ को अलग बनाने का। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप अपना पैसा एचयूएफ को ट्रांसफर करेंगे तो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट कोई मिल नहीं पाएगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के जिन सवालों के मैंने उत्तर दिए या जो जानकारी आपके साथ शेयर की, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।